की साढ़े साती क्या होती है, शनि वक्रिय क्या होता है और शनि ढैया क्या होता है। तब दोनों का आपस में युद्ध काफ़ी लंबा चला, तो हनुमान जी ने शनि जी को अपने कंठ में डाल लिया। आज के बाद मैं अपनी एक राशि आपको देता हूँ, और शनिवार को यदि कोई मेरे मंदिर में जाकर आपकी पूजा करता है, ओल्ड एज होम हो गया, बच्चों का आश्रम हो गया, किसी भी तरीके में यदि आप वहाँ पे शनि की आइटमें पहुँचा देते हैं, 10वें घर में जब शनि आ जाता है तो शनि से भी ज्यादा प्रभावकारी मंगल है। चंद्रमा और शनि की यदि महादशा चल जाए, अंतदशा चल जाए, उपाय भी दर्शक जानना चाहिए। जब शनि की साढ़े साती किसी पर लागू होती है तो चंद्रमा मैंने चलता हुआ पानी, चंद्रमा मैंने बहता हुआ पानी, चंद्रमा मैंने बूढ़ी औरतें जिनके बाल सफेद हो गए हैं। अच्छा। तो आपको क्या करना है, शनि मैंने आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, बीच में गाड़ी खराब होने लग जाए, तो गोचर में जब शनि की साढ़े साती चालू हो जाए। नमस्कार, किस्मत कनेक्शन कार्यक्रम के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ कार्यक्रम में फिर से चर्चा के लिए आज विश्वविख्यात आचार्य लव भूषण जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। जैसा कि आज हम बात करेंगे, हम इस कार्यक्रम के तहत शनि की साढ़े साती, शनि वक्रिय और शनि ढैया जो कि बात करते हैं। जब कभी भी ये बातें सामने आती है, शनि का नाम आ जाता है तो हर व्यक्ति परेशान सा हो जाता है, उसके चेहरे पर टेंशन आ जाती है। लेकिन आज हम समझेंगे शनि को कैसे, क्या कुछ इसमें देख सकते हैं, शनि की साढ़े साती क्या होती है, शनि वक्रिय क्या होता है और शनि ढैया क्या होता है। आचार्य जी, आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं। आचार्य जी, शनि वक्रिय जो कि इन दिनों भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या है, इसके क्या दुष्परिणाम है और क्यों इससे लोग इतना डर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? मैं पहले बताऊंगा कि जितना शनि के बारे में या राहु के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है उतना एक्चुअल में है नहीं जी। ये शनि और राहु के बारे में आज मैं मार्केट में बात करता हूं तो शनि के उपाय ये किया कर लीजिए, राहु के उपाय ये कर लीजिए, इसके बारे में ना दुष्प्रचार ज़्यादा किए जा रहे हैं, जबकि इसको समझने की कोशिश नहीं की जा रही कि शनि है क्या और राहु है क्या। मैं आपको बताता हूँ कि काल पुरुष की राशि में, जैसे अभी आपके सामने ये चार्ट खुला हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे जो 10वां घर है ये शनि का घर है। हाँ जी। और जो 11th हाउस है ये भी शनि का घर है। और यही दो राशियां हैं जो शनि की दो राशियां हैं, इसमें मकर राशि और कुंभ राशि। यदि मैं 12 राशि में मैं बात करूं तो सबसे जो अच्छी राशि है वो 11 नंबर की राशि है, जिसे हम कुंभ की राशि कहा जाता है। और कुंभ की राशि किसकी है, जिसका मालिक कौन है, शनि। डिजायर फुलफिलमेंट का भाव कौन सा इनमें से, 11th हाउस फिर शनि की राशि है, फिर शनि का भाव है, यहाँ पे शनि परम उच्च का है। 11th हाउस में कोई भी ग्रह आकर बैठ जाता है तो वह उच्च का होता है, सिवाय मंगल को छोड़कर जी। क्योंकि मंगल को क्यों छोड़ा जाता है इसके बारे में, क्योंकि मंगल शनि की जो दूसरी राशि है मकर में उच्च का होता है, और वहाँ पे शनि भी आकर बैठ जाए तो उतने अच्छे प्रभाव नहीं दे पाता जितना मंगल अच्छा प्रभाव देता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब शनि और मंगल का आपस में, हनुमान जी का और शनि जी का आपस में युद्ध हुआ था, तब उस युद्ध में हनुमान जी ने शनि महाराज जी को हरा दिया था जी। और उन्होंने उनको जब पूरी कहानी में समझाता हूँ, एक बार शनि पूरे ब्रह्मांड में चर्चा चल पड़ी कि इसमें हनुमान जी को कोई हरा नहीं पाता है, तो शनि जी को, महाराज जी को इस बात पर चिढ़ चढ़ की मेरे से ताकतवर इस ब्रह्मांड में कौन आ गया। तो उनको लगा कि मैं युद्ध करता हूँ हनुमान जी से जाके और मैं उनको जाके हरा दूंगा। तो वो जो हनुमान जी थे राम नाम का संकीर्तन करके किसी भी तालाब के किनारे बैठे हुए फल फ्रूट खा रहे थे, तभी शनि जी वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने उनको ललकारा, तो उन्होंने बोला कि मेरे से युद्ध करो। तो उन्होंने बोला कि भाई तू कौन है, आप अपने रास्ते में जाइए, मैं अपना आराम से अभी राम नाम का संकीर्तन करके उठा हूँ, नाम अपना खाना खा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करो। तो शनि जी ने फिर दोबारा ललकारा, तो हनुमान जी ने एक दो बार उनको मना किया, तो उन्होंने उनके जाके उनको टच किया बॉडी से। अच्छा, क्या भैया तेरे में दम नहीं है क्या लड़ने का मेरे में, तभी तो कह रहा है। तब इस बात को लेके हनुमान जी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तो उन्होंने कहा भी भाई तो चाहता है कि मेरे से झगड़ा करना, तो ठीक है चलते हैं अपना युद्ध कर लेते हैं। तब दोनों का आपस में युद्ध काफी लंबा चला। अच्छा। तो हनुमान जी ने शनि जी को अपने कंठ में डाल लिया। अच्छा। तो उनके प्राण निकलने वाले हो गए, इस तरीके से उनकी जो हालत होगी इतनी खराब होगी। तब उन्होंने शनि महाराज जी ने हनुमान जी को बोला कि आप मुझे प्राण की दान दें। हाँ। और मुझे क्षमा करें और मुझे फ्री कीजिए। तब उन्होंने उसको जाके क्षमा किया और उन्होंने बोला कि आज के बाद मैं अपनी एक राशि आपको देता हूँ। अच्छा। और शनिवार को यदि कोई मेरे मंदिर में जाकर आपकी पूजा करता है तो उसको भी शनि का प्रकोप नहीं लगेगा। अच्छा। तो आप देखेंगे जितने भी शनि मंदिर है वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति होती है। बिल्कुल होती है। और हनुमान जी की मूर्ति में शनि की मूर्ति हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ। लेकिन जितने भी शनि जी के मंदिर हैं सब में हनुमान जी की मूर्ति आपको पक्का देखने को
मिलेगी। और ऐसा भी कहा गया कि शनि के प्रकोप से बचना है या शनि के कष्टों से बचना है तो आप हनुमान जी की पूजा भी शनिवार को कर लेते हैं तो वो भी शनि की पूजा मानी जाएगी। आचार्य जी, कई एस्ट्रोलॉजर ने बहुत ज़्यादा डरा देते हैं। शनि का जब भी नाम आ जाता है तो बहुत ज़्यादा जातक घबरा जाते हैं, यार 7.5 लग रही है, शनि वक्रीय चल रहा है या ढैया चल रहा है, बहुत ज़्यादा वो है हेजिटेशन में आ जाते हैं। ऐसे में शनि महाराज की जैसे कि आपने बात की, ऐसे कहते हैं कि अशुभ माना जाता है, शनि जी का जब भी नाम आ जाता है अशुभ हो जाता है। तो शनि जी की हम बात करें अशुभ की, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब ये फलने लगता है तो रंक को भी राजा बना देता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, इसमें 100% सच्चाई है कि शनि रंक से राजा भी शनि बनाता है और राजा से रंक भी शनि बनाता है। अभी इसको पहले अपने मैं पिछले वाली बात को पूरी कंप्लीट करना चाहूँगा। अच्छा। कि जब वो शनि को मैंने आपको कहा था कि 10वें घर में जब शनि आ जाता है तो शनि से भी ज़्यादा प्रभावकारी मंगल है। और जो मंगल के मित्र ग्रह हैं कौन से हैं? सूर्य भी वहाँ पे अच्छा है, वहाँ पे बुध भी अच्छा है, वहाँ पे सभी ग्रह अच्छे हैं। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे यदि चंद्रमा आ जाता है तो उतना अच्छा नहीं माना गया है, और गुरु आ जाता है वो भी उतना अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा क्यों माना गया? कि जितने भी स्लो प्लेनेट हैं, जैसे गुरु है, ये चौथे घर में उच्च का है और 10वें घर में नीच का है। क्यों? क्योंकि चौथा जो घर है वह घर का सुख का कर रहा है। जब गुरु जहाँ पे भी बैठ जाता है उसका काम है उस काम को एक्सपेंड कर देना। और यदि और वह सौम्य ग्रह है, वो सामने वाले की बात को सुनता है पहले फिर डिसीजन लेता है। और चंद्रमा ग्रह भी ऐसा है, वह सौम्य और सेंसिटिव प्लेनेट है। तो ये उनको माना गया कि गुरु और चंद्रमा का 10वें घर में कोई काम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे ऐसा आदमी चाहिए जो सामने वाले की सुनी नहीं, अपनी ही बात सुनाई। अच्छा। क्योंकि ये कर्म का घर है, ये आपके परफॉर्मेंस का घर है। यदि आप सामने वाले की सुनने लग गए तो आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। अब जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जितने भी जैसे मोदी जी हैं, ट्रम्प हैं, बाइडेन हैं, या मुकेश अंबानी हैं, रतन टाटा हैं, ये अपने मन की करते हैं, सुनते सबकी, लेकिन किसकी करते हैं? अपने मन की करते हैं। लेकिन गुरु और चंद्रमा तो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ये माना गया है कि ये सामने वाले की सुनकर उनकी बात का विचार करते हैं और ऐसा माना गया कि उनको मान भी लेते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे ऐसे प्लैनेट का कोई काम नहीं है, तो इसलिए उन दोनों प्लैनेट को क्या माना गया है? चौथे घर में, जो घर के सुख का भाव है। जैसे आपका घर है जहाँ पे इंडिविजुअल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में ही उनको कुछ का मन, क्योंकि वहाँ पे ना आपको संयमता चाहिए। वहाँ पे आप ना जैसे परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए आप आज मेरे से इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरे साथ में आपका जो बात करने का तरीका, नजरिया, लहजा जो होगा वो एटीट्यूड वाला भी हो सकता है, झुकने वाला नहीं भी हो सकता है। लेकिन चतुर्थ घर में जहाँ पे आपको निभानी है, जहाँ पे आपके जिनके साथ में रिलेशन है, जब फैमिली है, आपकी मदर है, फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, वाइफ हैं, तो उनके आगे आपको झुकना भी पड़ता है। अच्छा। तो इसलिए चतुर्थ घर में गुरु और चंद्रमा को उच्च कहा गया है और इन्हीं दोनों प्लैनेट्स को 10वें घर में नीच का कहा गया है। तो यहाँ पे जो काम करने वाले प्लैनेट्स हैं उन्हीं को यहाँ पे उच्च का माना गया, जिसमें मंगल जिसमें मंगल ने शनि के ऊपर जीत पाई थी, तो इसलिए उनको, और काम करने वाले प्लैनेट को जिसे शत्रु प्लैनेट कहा जाता है, उन्हें यहाँ पे उच्च का माना जाता है। बात करते हैं हम शनि वक्रिय की। अब इससे पहले तो शनि वक्रिय को समझना पड़ेगा कि वक्रिय क्या होता है। बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले आज के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में से 4 ग्रह तो ऐसे हैं, 4 ग्रह ऐसे हैं जिसमें से 4 में सिर्फ 2 ग्रह तो ऐसे हैं जो हमेशा वक्रिय होते हैं। अच्छा। और 2 ग्रह ऐसे हैं जो कभी वक्रिय नहीं होते। तो ये भी जानकारी मैं आपको चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को देना चाहूंगा कि सूर्य और चंद्रमा, जिन्हें माता पिता कहा गया ग्रहों का, सूर्य को पिता कहा गया और चंद्रमा को माता, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कभी वक्रिय नहीं होते। और राहु और केतु, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कभी सीधे नहीं चलते। अच्छा। इनकी चाल ही उल्टी है तो ये हमेशा उल्टे चलते हैं। और उसमें से बाकी जो 5 ग्रह हैं, जिसमें बुध भी आ गया, मंगल भी आ गया, शुक्र भी आ गया, शनि भी आ गया, गुरु भी आ गया, ये मार्गी भी होते हैं और ये वक्रिय भी होते हैं। ओके। तो अब पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मार्गी और वक्रिय में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल। तो ये वक्री का मतलब उल्टा, क्या ये उल्टी चाल चलते हैं? नहीं। ओके। मार्गी का मतलब सीधा। ये चाल हमेशा सीधी चलते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के दौरान जब ये पृथ्वी के बिल्कुल पास में आ जाते हैं तब ये बिल्कुल पृथ्वी के पास में दिखने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और इनकी जो स्पीड है जो घूमने की, वो थोड़ी स्लो हो जाती है। जो इन्होंने एक मार्ग था 6 महीने में दूर करना है, उसको 6 महीने में ना करके वो 1 साल में पूरा करते हैं। अच्छा। तो इसको ऐसे समझते हैं जैसे मान लीजिए एक ट्रेन आप जा रहे हैं ट्रेन के अंदर, तो वो ट्रेन स्लो चल रही है, इतने में एक फास्ट ट्रेन आ जाती है और वो भी इसको क्रॉस कर जाती है, लेकिन आपको देखने में ऐसा नहीं लगता कि ट्रेन आपको क्रॉस कर रही है, आपको लग रहा है कि वो ट्रेन आपके पीछे से गुजर रही है, मतलब आप सामने से क्रॉस कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रेन आपको ही क्रॉस कर रही होती है। तो अच्छा। जब कोई भी ग्रह पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो देखने से लगता है कि वो उल्टा चल रहा है।
लेकिन एक्चुअल में वो सीधा ही चल रहा है, लेकिन अब उसके चलने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जो रास्ता उसने 6 महीने में पूरा करना था वह 12 महीने में पूरा करता है। जैसे शनि वक्रीय हो गया 30 जून से लेकर 14 नवंबर तक। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो इस दौरान में उसने रास्ता पार करना था वो नहीं करेगा, नहीं वो अपनी ही स्थिति में रहेगा जिस स्थिति में था। तो अब उसके बाद वापिस जब वो मार्गी हो जाएगा तब वो सीधा चाल चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। अब ये मार्केट में ये बात फैलाई जा रही है कि शनि जब भी वक्रीय हो जाते हैं तो बहुत दुष्प्रभाव देते हैं। हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जब शनि एक जगह में रुक जाते हैं तो उस दौरान जिस ग्रहों को देखेंगे, जिस भावों को देखेंगे, उन भावों को देखने में वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, इसमें अब शनि की कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं? शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। ठीक है, अब शनि वक्री है तो मतलब शनि अभी 11वें घर में कुंभ की राशि में गोचर करें, जहाँ पे मैंने शनि 11वें घर में लिखा हुआ है, आप ठीक देख है, सकती हैं। हाँ बिल्कुल, और अभी वक्रीय होने का मतलब है कि शनि अब अपने पिछले भाव का भी रिजल्ट दे देंगे, रहा है। क्योंकि वो शनि कहाँ है? वहीं खड़े हुए हैं, वहीं रुके हुए हैं। तो 11वें घर का ना देखे, अब 10वें घर का भी देंगे। अब 10वें घर से उनकी जो तीसरी दृष्टि वो कहाँ जा रही है? 12वें घर में। और 7th दृष्टि कहाँ जा रही है? चतुर्थ घर में। हाँ, और जो उनकी 10th दृष्टि है वो कहाँ जा रही है? 7वें घर में। अब जो 12वां घर किसका है? 12वां घर है फॉरेन का, 12वां घर है हॉस्पिटल का, अच्छा, 12वां घर है खर्चों का, 12वां घर है जेल खाने का, पागल खाने का, इन चीजों का, विवाद का। अच्छा, तो यदि शनि जी वहां पहुंच गई तो उन चीजों में क्या कर देंगे? बढ़ोतरी कर देंगे। बढ़ोतरी। अब चतुर्थ घर किसका है? सुख का है, माँ के सुख का है, घर के सुख का है, परिवार के सुख का है। तो यदि शनि जी वहां पे अपनी उल्टी दृष्टि से देखेंगे तो घर के सुख में कहीं ना कहीं कमी कर देंगे। तो वहां पे तनाव का माहौल पैदा हो सकता है, घर में झगड़े हो सकते हैं, कलेश की स्थिति हो सकती है, माता के साथ में या किसी के साथ में, बच्चों के साथ में भी स्थिति हो सकती है। अब शनि 10th दृष्टि से कहाँ देख रहा है? 7वां घर जो किसी का संबंधों का है। अच्छा। 7वां घर पति पत्नी का है, 7वां घर बिजनेस का है, 7वां घर पार्टनरशिप का है। तो कहीं ना कहीं यदि अभी ये पिछले घर में आ गए हैं तो अपनी 10वीं दृष्टि से 7वें घर में देखेंगे तो आपस में रिश्तों में कहीं ना कहीं कला आएगा। अच्छा। चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो पार्टनर का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो। तो यदि इस 7वें घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं संबंधों में थोड़ी सी ना उदासीपन आ जाएगा, खट्टास आनी शुरू हो जाएगी, विचारों में ओपिनियन थोड़े से कम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि पिछले 30 जून से जब से ये शनि वक्रीय हुए हैं तो आपस में ना लोगों को ये लगना चाहिए कि सामने वाला पत्नी अपने आप को क्या समझ रहा है। हाँ। ऐसे विचार आपके मन में आने शुरू हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जो 7वां घर है ना संबंधों का है, आपसी तालमेल का है, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी, घर के सुख में कहीं ना कमी आएगी, खर्चों में कहीं ना कहीं, मतलब उस घर को चीजों को बढ़ा देंगे, किसमें? नेगेटिव रूप में। और यही शनि अभी क्योंकि अपने ही कुंभ की राशि में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पे शनि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि 11वां घर, 11वीं राशि मतलब कि कुंभ की राशि और 11वां घर लाभ का घर है, प्रॉफिट का घर है। यहाँ पे मंगल को छोड़कर बाकी सभी के सभी ग्रह बहुत ही अच्छे हैं। तो अब इसका क्या प्रभाव है तो मैंने आपको बता दिया कि शनि जब भी 12वें घर को देखेंगे तो खर्चों में बढ़ोतरी कर देंगे, चौथे घर को देखेंगे तो घर के सुख में कमी कर देंगे, और 7वें घर में देखेंगे तो ये संबंधों में कमी कर देंगे। अच्छा, तो शनि वक्र जो होता है वो ऐसे चक्र चलाता है अपना, और इसका प्रभाव दुष्प्रभाव ऐसे देखा जाता है। बिल्कुल, ये तो हुई शनि वक्री पर बात। लेकिन आचार्य जी, अगर हम इसके उपाय की बात करें तो अब इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? चलिए, तो दुष्प्रभाव आपने बता दिए, पर बचाव भी तो होना चाहिए। इस बचाव के लिए क्या किया जाए? देखिए, वैसे तो क्या कि इसका जो उपाय होंगे वो हर व्यक्ति की जातक की कुंडली को देखकर ही बताए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसके ऐसे उपाय बता देता हूँ कि यदि ये कोई कॉमन आदमी भी ऐसे उपाय कर लेता है तो भी वह शनि के इस प्रकोपों से या दुष्प्रभाव से बच सकता है। कैसे? अब देखिए, जो 12वां घर है, 12वें घर को तालाब कहा गया है, 12वें घर को रुका पानी कहा गया। 12वां घर क्या? मीन राशि। ठीक है। मीन राशि मैंने समुद्र, 12वां घर मैंने समुद्र या फिर कोई आश्रम जैसे अनाथालय है, कोड़ियों का आश्रम या किसी भी प्रकार का आश्रम जिसमें लोग लंबे टाइम तक रहते हैं, ओल्ड एज होम हो गया, बच्चों का आश्रम हो गया, किसी भी तरीके में यदि आप वहाँ पे शनि की आइटमें पहुंचा देते हैं तो आपको इसके प्रकोपों में दिखने में कमी मिलेंगी। तो क्या करना, जैसे आप मान लीजिए कि आपको समुद्र के अंदर या तालाब के अंदर या रुका हुआ पानी जैसे झील के अंदर आप बादाम डाल के आइए। अच्छा। साबुत उड़द डाल के आइए, ब्लैक उड़द। और यदि आप किसी भी आश्रम के अंदर सरसों का तेल देकर आ जाते हैं या फिर कुछ तली हुई चीजें, समोसा कचौरी भी देकर आ जाते हैं तो जो आपके खर्चे बढ़ने हैं ये आपके धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अब देखिए, शनि 12वें घर को देख रहा है तो इसका मतलब अपना प्रभाव तो दिखाएगा, लेकिन यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? डाइल्यूट हो जाएंगी, ये चीजें कम हो जाएगी। अब यदि यही शनि आपको चौथे घर को देख रहा है, चौथा घर किसका है? कर्क राशि का है। यहाँ पे चंद्रमा का घर। अब चंद्रमा किसी का? माँ को कहा गया है। चंद्रमा चलते हुए जल को कहा गया है। वहाँ पे मैंने क्या बोला था? रुका हुआ जल।
रुका हुआ नीम जल। मीन्स तालाब, जी। और ये चलता हुआ जल है। ये अब चलते हुए जल में आप बादाम डाल सकते हैं, चलते हुए जल में काला उड़द डाल सकते हैं। ये आप अपनी मदर को कुछ ऐसी चीज़ें खिलाइए जिसमें शनि की आइटम हो, जैसे तली हुई चीज़ें। यदि आपकी मदर का स्वास्थ्य ठीक है तो उनको शनि की चीज़ें खिला सकते हैं। उनके हाथ से सरसों का तेल किसी भी अच्छा अच्छे मंदिर आदमी में को या मंदिर किसी को में दान करवा दान दे सकते हैं। हाँ। सरसों का तेल यहाँ पे 4 नंबर राशि को चौरस्ता भी कहा गया है। ओके। आप चौरस्ते में जो लोग खड़े होते हैं हाँ, उनको हाँ। समोसा कचौरी भी आप बांट के आ सकते हैं। अच्छा। जो 4 नंबर का हाँ, उसको चौरस्ता हाँ। भी कहा गया है। जी जी। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप ऐसा कर लेते हैं, चलते हुए जल में हो गया, चौरस्ते में खड़े लोगों को हो गया, नहीं तो आप मंदिर में भी जाकर आप ऐसा कर सकते हैं। और भगवान शिवलिंग पे भी यदि आप बादाम चढ़ा के आते हैं तभी भी आपको इसका अच्छे फल देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं 7वें घर में। यदि आप चाहते हैं कि संबंधों में आपस में निरस्ता नहीं आए, संबंधों में वैसा ही प्रेम बना रहे, तो 7वां घर किसका है? यहाँ पर शुक्र उच्च का होता है, तो मतलब गाय। अच्छा। 7वां घर शुक्र को गाय से देखा जाए तो आप गाय को काला नमक चढ़ा कर आइए, काला नमक या फिर काले उड़द की दाल या काले उड़द का कोई लड्डू बनाकर भी आप गाय को देकर आते हैं, तो इससे भी आपके संबंधों में जो निरस्ता है वो धीरे धीरे खत्म होने जाएगी। 7वां घर वायु की राशि भी है, तो पक्षियों को नमकीन खिलाइए। अच्छा। जो पक्षी जो उड़ने वाले, विचरण करने वाले हवा में, जैसे कौवे हो गए, कबूतर हो गए, उनको आप नमकीन खिला सकते हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके संबंधों में निरस्ता नहीं आएगी। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जानकारी है आचार्य जी आपने दी है। यहाँ तक कि मुझे नहीं लगता था कि इतनी अच्छी जानकारी भी शनि को लेकर हम कर सकते हैं, शनि वक्र, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इसको लेकर मिथ्या जो है फैली हुई है बाजार में। इसी के साथ शनि वक्रिय हो गया। अब हम शनि के 7.5 की बात करें तो शनि के 7.5 को कैसे समझेंगे, क्योंकि ये भी एक डरावनी स्थिति पैदा कर देता है कहीं ना कहीं। मैं शनि की 7.5 को लेके आपसे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मार्केट में मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को देखा है जिनके मिलियनर्स बिलियनर्स फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, शनि को लेकर गलत मिथ मार्केट में फैला रहे हैं। अच्छा। जबकि अभी बोला गया कि कुंभ राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। ऐसा बोला गया है कि बहुत सारी राशियों के ऊपर तो बोला गया कि शनि की 7.5 चल रही है। तो पहले तो आपको समझने की जरूरत है कि शनि की 7.5 होती क्या है। राइट। जैसे मैंने अभी आपको एक चार्ट दिखाने की कोशिश की है। इस चार्ट में आप देखेंगे कि शनि यहाँ पे 10th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है। हाँ। आप देखिए कि शनि जो है पीछे, हाँ, जो ऊपर का हाउस है वहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है। हाँ। और जिसके पीछे वाला, चंद्रमा के पीछे वाला ग्रह है, यहाँ पे भी कोई हाउस नहीं है। आप इस बात को समझ रहे हैं अच्छे से। अब चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ? अकेला बैठा हुआ है। उसके पीछे भी कोई ग्रह नहीं है, उसके आगे भी कोई ग्रह नहीं है, और चंद्रमा के साथ में भी कोई ग्रह नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन अभी शनि कुंभ की राशि में गोचर कर रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ। शनि अभी कुंभ की राशि में गोचर कर रहा है, ये शनि की स्थिति है। ठीक है। लेकिन अभी इस जातक के ऊपर शनि की 7.5 लागू होगी जब शनि मीन राशि में गोचर करेगा। अच्छा। क्योंकि शनि चंद्रमा से पहले भी कोई ग्रह नहीं। अब चंद्रमा यहाँ पे अकेला बैठा हुआ है और उसके आगे भी नहीं है। अब शनि एक भाव में 2.5 साल तक गोचर करता है। अच्छा। पूरे भाव कितने हैं? 12। तो आपको जानकर हैरानी होगी, हमारी पृथ्वी के जो 30 साल हैं वो शनि का 1 साल है। अच्छा। हमारी पृथ्वी के जो 30 दिन है वो चंद्रमा का 1 दिन है। हमारी पृथ्वी के जो 1 वर्ष है वो चंद्रमा बुध ग्रह का 1 दिन है। क्या बात। तो ये समझना, पहले आप जानते थे ना कि देवताएं हजारों साल जीते थे, लाखों करोड़ों साल जीते थे, तो कैसे जीते थे? आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। भी हमारी पृथ्वी के 30 साल शनि ग्रह का कितना, कौन सा दिन है? 1 दिन। और हमारी पृथ्वी का 1 साल बुध ग्रह का कितना दिन है? 1 दिन। और हमारी पूरी पृथ्वी के 30 दिन चंद्रमा ग्रह का कितना दिन है? 1 दिन। तो ये पूरे ग्रहों की चाल को, पूरे ग्रहों की चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। ये मैं कभी अपन नया चैप्टर बनाएंगे तो मैं आपको उसमें ये भी बताऊंगा कि महीने, साल में 12 महीने क्यों रखे गए। हाँ। एक हफ्ते में 7 दिन क्यों रखे गए, एक साल में 360 दिन क्यों रखे गए, हर महीने में 30 दिन ही क्यों रखे गए। क्या बात तो इसके बारे में अपनी पूरी डिटेल में बात करेंगे। पृथ्वी क्यों घूमती है, पृथ्वी की शेप क्या है, सूर्य क्या है, चंद्रमा और बुध ग्रह ये दोनों पृथ्वी के बीच में क्यों है, बुध और शुक्र ग्रह, और जो 3 बार के ग्रह हैं इनको इंटरनल प्लैनेट या एक्सटर्नल प्लैनेट क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर अपने एक विशेष में बात करेंगे अलग से। और किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को इन अंग्रेजों ने माना, इन लोगों ने, नासा वालों ने माना, और सेम कैलेंडर इन्होंने जारी किया कर रखा है भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग। इसके ऊपर अपने बाद में बात करेंगे। ठीक है। आज बात करते हैं शनि की 7.5 के ऊपर। 7.5। तो इसके ऊपर जातक के ऊपर शनि की 7.5 लागू होगी, क्योंकि ना तो शनि चंद्रमा के पास में कोई ग्रह बैठा हुआ है, ना चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह है, ना ही चंद्रमा के आगे कोई ग्रह है। तो अब चंद्रमा बिल्कुल अकेला है। तो अब जब भी चंद्रमा इसके पीछे वाले भाव से, यानी कि 12वें भाव से गोचर करेगा, तो इस पे शनि की
साढ़े साढ़े साती साती लागू हो लागू हो जाएगी, क्योंकि 3 भावों तक चंद्रमा अकेला रहेगा। तो जैसे ही शनि का चंद्रमा के ऊपर पिछले ही भाव से शुरू हो जाएगा, जब तक ये सेकंड भाव तक, मतलब कि अगले भाव को गोचर नहीं कर जाता, तब तक इसके ऊपर शनि की साढ़े साती लगेगी। तो मैंने बोला एक भाव में शनि 2.5 साल गोचर करता है, तो 3 भाव का मतलब 2.5 × 3 7.5 साल। यदि यहाँ पे शनि के साथ में कोई भी ग्रह बैठ जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह बैठ जाता है, तो वहाँ पे शनि की साढ़े साती लागू नहीं होती है। अच्छा, यदि कोई भी ग्रह बैठ गया है तो वहाँ पे लागू नहीं। अभी एक चार्ट कोड देखते हैं अपने यहाँ पे, देखते हैं कि यहाँ पे है कि नहीं है। आप देखिए यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ तो चंद्रमा के साथ में केतु बैठा हुआ है, चंद्रमा के अगले ग्रह में मंगल बैठा हुआ है, हाँ। पिछले ग्रह में चंद्रमा से पीछे कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इस जातक को शनि की साढ़े साती जिंदगी में कभी लागू नहीं होगी। अरे वाह, लागू ही नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे अकेला ही नहीं है, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि 90% लोग यही नहीं जानते कि शनि की साढ़े साती लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। बिल्कुल सही अभी बात है। सबको बोलेगा कि आपकी ये राशि है, इन 3 राशियों पे शनि की साढ़े साती लागू हो गई है, मतलब कि उन्होंने एक रट्टा मार लिया है और बाद किसी को समझाने की कोशिश ही नहीं की जा रही कि शनि की साढ़े साती कैसे और कब लागू होगी। यदि शनि के साथ में, चंद्रमा के साथ में शनि ही बैठा है तो भी शनि की साढ़े साती लागू नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा अकेला नहीं है। चंद्रमा का शनि बैठ गया, चंद्रमा का मंगल बैठ गया, कोई भी, और चंद्रमा के अगले और पिछले ग्रहों में यदि कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा भी अकेला है, तब मैं आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझाया है किस तरीके से शनि की साढ़े साती लागू होती। शनि के साढ़े साती के आपने ये एक चार्ट में मुझे समझा तो दिया आचार्य जी, लेकिन इसके लक्षण हम कैसे पता लगाएंगे कि लक्षण इसके जो है शनि की साढ़े साती हमें लग रही है, और लक्षण भी अगर देख लिए तो उपाय भी बिल्कुल दर्शकों को बताना है, भूल मत जाना दर्शकों को ये बताना, क्योंकि लक्षण के साथ में उपाय भी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप पहले तो ये समझिए कि जितने भी जातक हैं उनकी कुंडली में अब चंद्रमा शनि की साढ़े साती लागू हो जाए तो उसका क्या दुष्प्रभाव होते हैं। दुष्प्रभाव, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जब चंद्रमा और शनि किसी भी जातक की कुंडली में है तो उसको पहले क्या दुष्प्रभाव देखने को पड़ते हैं। वो हमेशा आदमी पैसों से, पोजीशन से टाइट रहेगा। अच्छा, लिक्विड मनी उसके पास नहीं रहेगी। ठीक है। वो उसकी इनकम का बहुत सारा पार्ट किराए की इनकम में या ब्याज की इनकम में जाएगा। उसका उसकी मदर के साथ में हमेशा तनाव रहेगा। उसके घर में पानी की लीकेज ज़्यादा रहेंगी। उसके घर में जड़ लगी हुई वस्तुएं, जैसे ना पानी को जब जड़ लग, लोहे को जग क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, तो चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। पानी से रिलेटेड इक्विपमेंट है, टैप हो गया, पानी की मोटर होगी, ज़्यादा पानी की वेस्ट ज़्यादा होगी, मानसिक तनाव ज़्यादा रहेगा। चंद्रमा में नींद नहीं आएगी, नींद में डिस्टर्बेंस रहेगी, बार बार उठ के बैठना चालू हो जाएगा। पैसा कहीं स्टक हो सकता है, पैसा रुकना, पैसे का फ्लो बंद हो जाए। तो जब भी चंद्रमा शनि के ये दुष्प्रभाव है, किसकी कुंडली में चंद्रमा शनि भी है तभी भी ये उसको उसके ये दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब यही सारे प्रभाव, मान लीजिए चंद्रमा शनि की युति तो नहीं है, लेकिन गोचर में या फिर राशि ये कहते हैं ना कि दशा में चंद्रमा और शनि की यदि महादशा चल जाए या अंतर्दशा चल जाए तभी भी ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। और गोचर में जब शनि की साढ़े साती चालू हो जाए तभी भी ये सारे दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए कि आपकी टूटियां एकदम से चोक हो जाए, बंद होनी चालू हो जाए, टूटियों में जर लगनी चालू हो जाए, जंग लगनी चालू हो जाए, पैसा एकदम से रुक जाए, पैसा स्टक हो जाए, पैसे की लिक्विडिटी से आप टाइट हो जाए, नींद ना आने लग जाए, मानसिक परेशानी आने लग जाए, आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो बीच में गाड़ी खराब होने लग जाए। अच्छा, तो आपका मतलब आपके ऊपर चंद्रमा के ऊपर शनि की या तो साढ़े साती चल पड़ी है या फिर चल पड़ी है। अब इसके उपाय भी बता दीजिए, इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। ये तो आपने परिणाम तो बता दिए, लेकिन उपाय भी दर्शक जानना चाहेंगे। जब शनि की साढ़े साती किसी पर लागू होती है तो चंद्रमा मैंने चलता हुआ पानी, चंद्रमा मैंने बहता हुआ पानी, चंद्रमा मैंने बूढ़ी औरतें जिनके बाल सफेद हो गए हैं। अच्छा, तो आपको क्या करना है, शनि मैंने बादाम, शनि मैंने बादाम का तेल, शनि मैंने तली हुई चीजें, शनि मैंने करम, आपको क्या करना, चलते हुए जल में, बहते हुए पानी में आपको बादाम डाल कर आने लगातार वहाँ पे। चंद्रमा मैंने शिवलिंग को भी चंद्रमा का रूप माना गया। आप किसी भी शिवलिंग पे दूध चढ़ा कर आइए, शिवलिंग के पास में सरसों के तेल का एक दीप जला के आइए, पीपल के पेड़ पे सरसों का दीप जला के आ सकते हैं। अब शनि मैंने पुअर लोग, गरीब लोग, अंधे लोग, हैंडीकैप्ड लोग, उनको आप दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे आइसक्रीम खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, उनको आप चावल खिला सकते हैं, मीठे चावल। यदि आप इस प्रकार से कर देते हैं तो शनि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। अब क्या होता है कि शनि और चंद्रमा की जब भी युति बनती है, जब भी बनती है तो आदमी क्या बार्गेनिंग करना शुरू कर देता है। अच्छा, किनके साथ में? गरीब लोगों के साथ, रिक्शा वाले के साथ में, राइट, सब्जी वाले के साथ में,
प्रेस करने वाले के साथ में, कोरियर वाले के मतलब कि किसी के साथ भी वो बार्गेनिंग करना चाहिए। तो आपको उन दिनों में किसी भी गरीब आदमी के साथ में बार्गेनिंग नहीं करनी है। और आपको वैसे भी बार्गेनिंग नहीं करनी है। अब शनि और चंद्रमा की जब भी युति होगी, आपके कमर में पेन शुरू हो जाएगा, आपके घुटनों में पेन शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी में थकावट आनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब बहुत सारी चीजें इसकी बॉडी में इससे जुड़ाव लूंगी आचार्य जी, महिलाओं में ये स्थिति सबसे ज्यादा देखी जाती है। देखी जाती है कि जितने सब्जी वालों से वो रोज बार्गेनिंग करती है। उन्हें बोलो कि सब्जी वाले से बार्गेनिंग ना करें, अच्छा, रिक्शा वाले से बार्गेनिंग ना करें, उनकी कमर दुखना बंद हो जाएगी। क्या बात है। तो मतलब ये भी एक उपाय है जो 100%। आमतौर पर आजकल घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मानसिक तनाव जो महिलाओं में हो रहा है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है। उसका कारण 100% यही है। क्या बात शनि है। खराब होगा तभी आपकी कमर में दर्द होगा, तभी आपके घुटनों में दर्द होगा। आप अपने कर्मचारियों के साथ में अच्छा बिहेव करना शुरू कीजिए। कर्मचारी को कर्मचारी के रूप में देखना बंद कर दीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए। वो भी तो, वो जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लेबर हैं, वो सब शनि की संतान हैं। तो आप यदि उनको अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, उनकी अच्छे से सेवा करते हैं, सब्जी वाले से या रेडी वाले के बार्गेनिंग नहीं करते, उनको सिर्फ 10 रुपए फालतू दीजिए। अच्छा। आप किसी भी 5 स्टार होटल में जा रहे हैं तो बार्गेनिंग करते हैं आप? नहीं करते हैं। हाँ, यही वाली बात है। और रेडी वाले के बजाते हैं, गोलगप्पे खाने की बात करते तो एक गोलगप्पे एक्स्ट्रा दो। गोलगप्पे के साथ में पपड़ी भी एक्स्ट्रा दो। तो आप उनको 10 रुपए की जगह 20 रुपए देकर आओ, आप देखेंगे कि यही शनि आपका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब भी गरीब आदमी ये बोलना शुरू कर देगा कि वाह ये तो बहुत बड़ा आदमी है, अच्छा, क्योंकि उसने बोला कि साहब मैं 100 रुपए लूंगा, और आपने फट से बोला कि चलिए 100 रुपए ले लो, तो उसके मन में बैठती क्या बात आएगी, आदमी बड़ा है। हाँ। और जैसे ही गरीब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया आप बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है, तो ये बात कहाँ तक पहुंच गई, ब्रह्मांड में पहुंच गई। ब्रह्मांड आप में बड़े पहुंच आदमी, आपको बड़ा आदमी बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। क्या बात है आचार्य जी, आज का पॉडकास्ट मुझे लगता है बेहद खूबसूरत रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी और साढ़े साथी के बारे में जो मिथ्या लोगों में होती है वो कहीं ना कहीं आपने दूर की है। तो दर्शक इसको देखकर बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं खुश होते हुए नजर आए, खास तौर पर महिलाओं के लिए जो आपने ये एक जड़ी बूटी बताई है। महिलाएं नाराज ना हो जाए मेरे से। नहीं 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 नहीं, महिलाओं को एक उपाय मिला है, मुझे नहीं लगता महिलाएं नाराज होगी। इसी के साथ में शनि के साढ़े साथी पर हमने बात की, शनि की वक्रिय पर बात की। अब शनि ढैया, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्या होता है शनि की ढैया? जैसे मैंने बोला कि शनि की साढ़े साथी कब लागू होगी, जब शनि के पीछे और आगे कोई भी हाउस में कोई ग्रह नहीं होगा। लेकिन यदि अब शनि की ढैया और शनि की वक्रिय में दोनों में फर्क है। शनि की ढैया का मतलब ये हो गया कि जब भी चंद्रमा किसी भी हाउस में है और शनि उसके ऊपर से गोचर कर रहा है, ठीक है, जैसे अभी शनि गोचर कर रहा है 11th हाउस से। अच्छा। और 11th हाउस में चंद्रमा पहले से मौजूद है, अब उसके पास कितने भी ग्रह बैठे हुए। अच्छा। लेकिन शनि की ढैया उसके पर लागू होगी। अच्छा। क्योंकि शनि एक भाव में कितने साल रहता है, 2.5 साल। 2.5 साल। तो 2.5 साल तक शनि और चंद्रमा के आपस में मौजूदगी रहेगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी भी शनि मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ पे दूध चरा कर आना चाहिए। शनि मंदिर के पास में बहुत सारे गरीब लोग बैठे हैं, आप उनको दूध बांट के आ सकते हैं, उनको पानी बांट के आ सकते हैं। दूध से बनी हुई चीज़ें, आइसक्रीम हो गया, दूध से बनी हुई चीज़ चावल हो गई, चलते हुए पानी में आप बादाम डाल कर आइए, काले उड़द डाल कर आइए, अपने वजन के बराबर डाल कर आइए। तो अब शनि आपके से हमेशा खुश भी रहेगा और शनि आपको अच्छे प्रभाव भी देना शुरू कर देगा। आप गरीब लोगों को समोसे, कचौरी, पकौड़े, तली हुई चीज़ें बांट देंगे, तभी भी शनि आपके ऊपर अच्छे प्रभाव देना। अच्छा, तो मुख्य बात इसमें यह है कि गरीबों का हमें कहीं ना कहीं आशीर्वाद लेना है, गरीबों के लिए कुछ अच्छा कर देना है, तो हमारा शनि ठीक हो जाएगा। आचार्य जी, शनि महाराज के मंदिर की अगर मैं बात करूं, एक महत्वपूर्ण सवाल और एक छोटा सा सवाल है ये। शनि महाराज के मंदिर की मैं बात करूं तो हम जब कभी भी उन्हें ढोक देने जाते हैं या आशीर्वाद लेने जाते हैं, एक बार की मैं अपना ही जिक्र करना चाहूँगी। तो एक बार मैंने शनि महाराज जी के मंदिर में जाकर बोल दिया, अपनी कृपा बनाए रखना। तो मेरी जो मासी थी उन्होंने बोला, कभी भी शनिदेव को ऐसे नहीं बोलते कि अपनी कृपा बनाए रखना, इनके तो दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। तो शनि जी को क्या हम ऐसे बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, मंदिर जाने पर कैसे उनका आशीर्वाद ले सकते हैं? जी, तो देखिए, सबसे पहले तो आपने आज बहुत बढ़िया बात की। शनि महाराज जी को कभी भी पहले तो उनकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा जाता है। शनि ही एक, बाकी 9 ग्रहों में से, चाहे वो माँ शेरावाली हैं, हनुमान जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, भगवान राम जी हैं, गुरु नानक देव जी, आप किसी भी मंदिर में जाइए तो हमेशा ये कहा जाता है कि आप उनसे आंखों में आंखें देखकर बात कीजिए। लेकिन एक शनि महाराज जी एक ऐसे देवता हैं जिनको आप आंखों में आंखें देख के बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा। आपको हमेशा उनके चरणों में देखना है। अच्छा। क्योंकि वो ऐसा बोला जाता है कि शनि की जो दृष्टि है वो अच्छी नहीं है। हाँ, वही वाली बात है। अब दूसरा, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी होंगे इस पॉडकास्ट को देख, लेकिन मैं बताता हूँ, शनि के नीचे हमेशा आपको यूं करके गर्दन इतनी सी झुकानी है। अच्छा। आपको लंबवत प्रणाम नहीं करना है। अच्छा। आपको दंडवत प्रणाम नहीं करना है।
आपको सिर्फ शनि महाराज, जैसे आर्मी में नहीं देखते, हाँ यूं अपने हाथ खड़े कर लीजिए, हाँ। और यूं करके ही आपको दंडवत प्रणाम करना है, मतलब अच्छा। इस तरह ही प्रणाम करना अपना है। सर झुकाकर वो सर देना। झुका के आपको बोलना है कि मैं शनि जी आपके पास आया हूँ, आप अब क्या कृपा बनाए रखिए या कृपा ये- नहीं बनाए रखिए। हाँ ये थोड़ा सा। इसके लिए कि आपको आपको कुंडली देखनी पड़ेगी। अच्छा। यदि शनि आपका दुष्प्रभाव दे रहा है, अच्छे घर में नहीं बैठा हुआ है, हाँ और शनि आपका अच्छे प्रभाव में बैठा हुआ है, हाँ तो अच्छे प्रभाव में बैठा तो आपको बोलना है कि भाई आपकी कृपा बनाए रखिए। बिल्कुल और सही है। दुष्प्रभाव देखना तो आपको ये बोलना है कि अब आपके मुझे अच्छे फल मिलने लगे हैं, अच्छा अब आपके शनि देवता मुझे आपके अच्छे फल मिलने लगे हैं। शनि कर्मों का देवता है, अच्छा। शनि जजमेंट करता है, शनि गरीबों का देवता है, शनि न्याय का देवता है। तो ये बोलता है कि जितने तुम्हें बुरे कर्म करने हैं तो उसका फैसला कौन करेगा? शनि। करेगा। अब इसमें शनि का सबसे जो शनि, आपको एक बात और बताता हूँ, आपको जानकर भी हैरानी होगी, इन 9 ग्रहों में से सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। महिलाएं जितनी भी हैं वो किसे देखी जाती हैं? बिल्कुल शुक्र से ग्रह देखी से। जाती हैं। तो आप आदमी को किसको अट्रैक्ट करना है? महिलाओं को। महिलाओं को करना अब है। शुक्र ग्रह लग्जरी, पैसा, बड़ी गाड़ी, धन दौलत। और आपको जानकर, आपको ये थोड़ा सा वर्ड मैं अजीब यूज करूंगा, लेकिन ये वर्ड यूज किया गया है। अच्छा। आपको पता है कि शनि की गर्लफ्रेंड कौन है? नहीं पता है। शनि की जो, ऐसा कहा जाता है अच्छा। कि शनि महाराज जी को महिला मित्र है वो शुक्र है। अरे वाह। और शनि, अब इसको आप प्रूफ कर देते हैं, कैसे प्रूफ होगा? शनि तुला राशि में उच्च का होते हैं, और ठीक तुला है। राशि किसकी है? शुक्र की शुक्र है। की है। और वहाँ पे कौन से ग्रह के नीच के होते हैं? वहाँ पे जितने भी शनि के शत्रु ग्रह हैं, सूर्य वहाँ पे नीच के हैं, हाँ। मंगल वहाँ पे नीच के हैं, वहाँ पे चंद्रमा नीच के नीच का हैं। है। जब भी तुला राशि में, जब वो किसी भी भाव में बैठ जाएं, सूर्य तो वो नीच के हैं, मंगल बैठ जाएं तो वो नीच के हैं, चंद्रमा बैठ जाएं तो वह अच्छे नहीं माने जाते। और यदि यही शनि के जो मित्र हैं, जैसे शुक्र, बुध और शनि ग्रह, ये तीनों की आपस में क्या है? युति है। ये तीनों कहीं भी बैठ जाते हैं, यदि अपने मित्र ग्रहों की राशि में बैठ जाए या अपने आपस में बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब शनि बुध की राशि में बैठ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बिल्कुल। शुक्र शनि की राशि में बैठ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शनि शुक्र की राशि में बैठ जाए या बुध की राशि में बैठ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि तीनों की युति है। इसी प्रकार से सूर्य मंगल गुरु की युति है। और जो राहु केतु हैं, इनके अपने अपने, ये कहीं भी बैठ जाएं या तो अच्छा प्रभाव या दुष्प्रभाव ग्रहों के अनुसार और चीज़ों के अनुसार देते हैं। और आपको बता दूं कि राहु और केतु की कुछ में तो बहुत ज़्यादा बताया गया है इनके बारे में, और कुछ विद्वानों ने इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की है। लेकिन आज का जो कलयुग है, हाँ। यह राहु और केतु के द्वारा गवर्न किया जाता है। अच्छा। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी, हाँ। राहु ग्रह कौन से हाउस में या कौन सी राशि में सबसे अच्छा प्रभाव देता है? मुझे आइडिया कुंभ की नहीं राशि इसका। में, अच्छा। शनि की राशि में। अच्छा। यदि किसी का भी आप जातक चक उठा के अपना चार्ट उठा के देख लें, यदि किसी का शनि कुंभ राशि में बैठा है या 11वें घर में बैठा है, वह 2 नंबर के काम कर ले, सट्टे का काम कर ले, बिटकॉइन का काम कर ले, स्क्रैप का काम कर ले, वो एआई का काम कर ले, वो राहु से संबंधित फास्ट फूड का काम कर ले। राहु का काम क्या है? तंबाकू का काम कर ले। वो किसी भी प्रकार के कॉफी का काम कर ले, चाय का काम कर ले, उसका काम खूब चलेगा। ऐसा तो ये अब लोगों ने राहु को डरा रखा है। क्या बात जितने है? भी मतलब कि उल्टे पुल्टे काम है, किसे देखे जाते हैं? राहु से। तो राहु शनि को 11वें घर में अपना मित्र मानता है। और ऐसा आदमी चाहे 11वें घर में राहु बैठा हो, चाहे कुंभ की राशि में कहीं बैठा हो, चाहे 8वें घर में बैठा हो, तो ऐसा आदमी बहुत बड़ा तांत्रिक होता है। अच्छा। ऐसा आदमी के पास पैसा जब भी आता है छप्पड़ फाड़ के आता है। तो आपने देखा रातों रात बंदा अमीर बन गया। हाँ, ऐसा तो बहुत ऐसा होता तभी है। होता है जब राहु 8वें घर में बैठा हो और वह राशि कुंभ की हो। क्या तो इस बात प्रकार का आदमी, फिर आदमी राहु पैसा देने में आता है, कोई ले नहीं पाता है। लेकिन इस ना बात को ध्यान रखिए, तब वो स्वीपर्स की सेवा करे। अच्छा। यदि वैसे साथ में करता रहता है तो राहु अपने दुष्प्रभाव नहीं देता है। क्या बात है आचार्य जी, मुझे तो इतनी सारी जानकारी मिल गई सीरियसली। और आज दर्शक मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट एपिसोड भी हम बेहद खास लेकर आएंगे, किसी अच्छे टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आचार्य जी पूरी जानकारी उस पर देंगे। धन्यवाद आचार्य जी इस कार्यक्रम के लिए।